नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नेचर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में हमने कल देखा था हमने कि व्यंजन क्या है। पहले हम स्वर पढ़ा चुके हैं, इससे पहले उसके बाद मैंने व्यंजन पढ़ाया है और व्यंजन के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं वर्णों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण, सबसे पहला जो वर्गीकरण रखा गया है वो किसके आधार पर रखा गया है? तो बच्चा उच्चारण के आधार पर रखा गया है। दोस्तों, ये सभी जो है वर्गीकरण है वो किसके आधार पर रखा गया? उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि उच्चारण स्थान क्या है, किसका उच्चारण क्या है, कहाँ से कौन सा वर्ण उच्चारण किया जाता है। आप यहाँ से समझें। तो देखो, हमने फिर से वही मैंने किया है कि थोड़ा सा समय बच जाए, इसलिए हमने क्या किया है, पहले से ही नोट डाउन कर लिया है कि आप लोगों को ज़्यादा लंबा वीडियो ना देखना पड़े और आसानी से जल्दी से सब मैटर मिल जाए। कोशिश रही है हमारी कि जल्दी से सब हो जाए। और आपका तो हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण हैं, कैसे कैसे हैं। तो देखो, हमने सभी को एक साथ लिख दिया है, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे अयोग वाह हो, कुछ भी हो। टोटल 52 वर्णों से मैंने लिया है इसमें से। तो 52 वर्णों में से लिया गया कौन कहाँ से उच्चारण किया जाता है किसका, तो देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने सबसे पहला नंबर जो है वो सबसे पहला हमारा है कंठ। मतलब है कि हमारे स्वर तंत्र, मैंने कल भी बताया था कंठ के बारे में। ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम गले की सहायता या कंठ की सहायता से करते हैं, वो वर्ण हमारे कंठ वाले कहलाते हैं। अर्थात इसमें से हमने कल बताया था कि क वर्ग जो है वो बच्चा हमारा कंठ कहलाता है। जिसमें से क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है और अंगा आता है। लेकिन स्वरों में बात करें कि कंठ से क्या कौन से स्वर का उच्चारण किया जाता है, तो स्वरों में हमने देखा कि आ है और बड़ा आ है। इसके पश्चात हम बात करते हैं और कौन सा है व्यंजन, तो हा व्यंजन भी कंठ से उच्चारण किया जाता है इसका। और दूसरी बात रही है आहा की। आहा आहा भी हमारा कंठ से उच्चारित होता है, ये अयोग वाह है। तो हमने देखा कौन कौन से हैं कंठ से उच्चारण करने वाले जो वर्ण हैं, उसमें से तुम्हारा का वर्ग आता है। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, घा और अंगा। उसके बाद में आ और बड़ा आ, फिर उसके बाद में हा वर्ण भी, और आहा वर्ण का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। दूसरी बात हम देख रहे हैं, दूसरा है तालव्य। तालव्य क्या मतलब होता है? तालु। और तालु कौन सा वर्ण, कौन सा स्थान होता है भाई? मैंने कल बताया था कि जीभ का जो किनारे का हिस्सा है, ऊपरी जबड़े से जब टच करता है तो ऐसे उच्चारित वर्णों को हम तालव्य वर्ण कहते हैं। जिसमें से कौन सा आता है? जिसमें से आता है हमारा चा। कौन सा आता है? चा वर्ग। हमारा चा वर्ग आता है। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा, इया। इसके अलावा स्वरों की बात करें तो स्वर आते हैं ई और बड़ी ई। अगली बात करते हैं इसमें और कौन सा सबसे बड़ी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा सा? इसे बच्चा तालव्य सा कहा जाता है। सीटी वाले सा को हम तालव्य सा के नाम से भी जानते हैं, और यह अक्षर को भी हम तालु से ही उच्चारित करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? तालव्य या। अगली बात करते हैं तीसरा। तीसरा है मूर्धन्य। तीसरा क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या है बच्चा? मूर्धन्य कहलाता है जिनका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। अच्छा, मूर्धा कौन सा हिस्सा है? ऊपरी जबड़े का बीच वाला हिस्सा हमारा मूर्धा कहलाता है। जब जीभ वहां पर टच करती है तो बच्चा वो वर्ण कौन से उच्चारित होते हैं? मूर्धन्य। कौन कौन से होते हैं? टा वर्ग होता है। टा वर्ग में आपको पता है कि 5 वर्ण होंगे। कौन कौन से होते? जरा देखो, टा होगा, ठा होगा, डा, ढा और अड़ा, ये 5 वर्ग हो गए। इसके अलावा स्वर में से री जो हमारा ह्रस्व स्वर होता है, ये भी उच्चारित किया जाता है मूर्धन्य से। इसके अलावा षटकोण वाला सा जो है वो भी हमारा मूर्धन्य सा, इसे इसीलिए हम इसे मूर्धन्य सा के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद रा अक्षर को भी हम कहाँ से उच्चारित करते हैं? मूर्धा से उच्चारित करते हैं। अगला है बच्चा दंत। अगला कौन सा है? दंत। दंत की बात करें तो हमारा आता है दांतों की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है वे वर्ण हमारे दंत कहलाते हैं। क्लियर? आगे हम बात करें कौन कौन सा वर्ग, इसमें कौन सा वर्ग आता है? तो ता वर्ग आता है। ता वर्ग में पुनः 5 अक्षर होंगे। कौन से? ता, था, दा, धा और ना होगा। ता, था, दा, धा, ना होगा। इसके अलावा देखो, संस्कृत में एक अक्षर, एक स्वर है जिसका नाम क्या है? री। संस्कृत में पाया जाने वाला स्वर है। पहले इसमें रखा जाता था, लेकिन आज वर्तमान में इसको स्वर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो री जो है वो दंत से ही उच्चारित किया जाता था।
लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें सरल का सा जो होता है, तो ये जो सा होता है बच्चा, ये हमारा होता है कौन सा, दंत सा कहलाता है। ये वाला सा जो है सरौता में यूज किया जाता है, सरौता लिखते समय हम सा का प्रयोग करते हैं। तो ये बच्चा सा हमारा कैसा होता है, दंत सा। इसके अलावा जो ला अक्षर है, ला अक्षर को भी हम उच्चारण कैसे करते हैं, दांतों की सहायता से करते हैं, इसीलिए बच्चा इसको ला कहा गया, दंत कहा जाता है। अगला देखो ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है, आप सभी लोग समझ गए होंगे, ओष्ठ संस्कृत भाषा का शब्द है, ओठों को कहा जाता है, अर्थात ओठों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण हमारे कौन से कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं। कौन कौन सा होगा, पा वर्ग होगा। पा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, पा, फा, बा और पा, फा, बा, भा और मा होता है। इसके अलावा स्वरों में से कौन सा स्वर होता है, उ और बड़ा ऊ। ये दोनों स्वर कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, ओठों की सहायता से, इसीलिए बच्चा इनको क्या कहा जाता है, ओष्ठ स्वर या ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, हमने कहा कि कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो दो दो उच्चारण स्थानों का एक साथ प्रयोग करते हैं, इनका उच्चारण करते समय दो दो स्थानों का प्रयोग करते एक साथ। देखो हमने कहा कि कंठ और तालव्य दोनों की बात करूं तो ये होता है ए और ऐ। अच्छा, इनको कैसे हमने कहा कि ये कंठ और तालव्य से हैं, जब हम ए का निर्माण करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आ के पश्चात ई के जुड़ने से होता है, और आ वर्ण को आपको पता है कि आ वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से, इसलिए आ के लिए हमने क्या लिखा, कंठ, क्या लिखा, कंठ लिखा। उसके बाद में आपको पता है कि ई का उच्चारण कहाँ से करते हैं, तालव्य से, अर्थात बच्चा इसके लिए हमने क्या लिखा, तालव्य लिखा। आप समझ में आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसीलिए मैंने ए और ऐ को हमने क्या नाम दिया है, कंठ तालव्य का है। क्लियर बच्चा। अगली बात करते हैं कंठ ओष्ठ की। कंठ ओष्ठ की बात करता हूँ, अर्थात फिर दो उच्चारण स्थान आ गए, दो दो उच्चारण स्थान, कंठ और ओष्ठ। ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आपको फिर से बताता हूँ कि ओ का निर्माण कैसे होता है, आ के पश्चात ऊ के मिलने से होता है। आ को फिर से हम बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कंठ है, ये हमारा क्या है, कंठ है। अच्छा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप सभी को, मैं बताता हूँ, दूसरी जगह लिख के दिखाता हूँ, जरा दिख नहीं रहा है इसमें, तो जरा हम बात करते हैं ओ के बारे में। ओ कहाँ से लिखा जाता है, यहाँ दिख रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। ओ का निर्माण कुछ इस प्रकार से करते हैं, आ के पश्चात में ऊ के जोड़ने से होता है। आ के पश्चात यदि हम ऊ को जोड़े तो क्या बन जाता है, ये हम कह सकते हैं कि कंठ है। आ हमारा कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से। देखो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये सीरीज कहाँ से उच्चारित होने वाले वर्णों की है, कंठ से। इसके बाद ऊ का उच्चारण कहाँ से करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओ का उच्चारण, ऊ का उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं, इसलिए बच्चा ऊ का उच्चारण के लिए हम क्या लिखते हैं, स्थान ओष्ठ लिख देते हैं। उच्चारण स्थान का नाम है ओष्ठ, ओष्ठ लिख देते हैं। तो देखो बच्चा ओष्ठ लिख दिया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओष्ठ। ठीक है, तो इसलिए ये कंठ ओष्ठ कहलाते हैं, इसीलिए बच्चा ओ और औ को कंठ ओष्ठ कहा जाता है। लेकिन एक अक्षर और है जिसका नाम है वा। वा अक्षर की बात करें तो बच्चा ये वा का उच्चारण हम ओठों और दांतों, इसीलिए देखो दंत ओष्ठ कहा गया है। दंत ओष्ठ का मतलब हम कह सकते हैं कि दंत ओष्ठ, ये सभी दांतों की और ओष्ठों की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। किसका, वा अक्षर का। दंतोष्ठ लिखा है, दंत्योष्ठ लिखा है। दंत्योष्ठ कैसे लिखा गया है आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है, ऐसे लिखा है दंत्योष्ठ। इसका मतलब होता है दंत प्लस ओष्ठ, एक साथ में लिख दिया गया है, दंत प्लस ओष्ठ, अर्थात दांत और ओठों की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण दंत्योष्ठ कहलाता है, और वा अक्षर को हम दंत्योष्ठ कहते हैं। क्लियर ये चीज। अच्छा, एक चीज और रह गया है, आप सभी को मैं बता दूं कि उच्चारण स्थान में अयोग वाह का ही एक अक्षर है जिसका नाम है अंग। क्या नाम है, अंग। जरा इसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अंग का उच्चारण कहाँ से करते हैं, अंग। आपको पता है ना, ये अनुस्वार है, अनुस्वार है, अनुस्वार है ये हमारा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान अनुनासिक है। क्या है, ये हमारा कैसा है, अक्षर अनुनासिक है, अर्थात नासिका, हम नाक की सहायता से इनका उच्चारण करते हैं, नाक की सहायता से। क्लियर, नाक की सहायता से। तो नाक की सहायता से हम इनका उच्चारण करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाता है। अच्छा, अनुनासिक और भी एक है, चंद्रबिंदु, नाम सुना होगा, चंद्रबिंदु। ये हमारा जो होता है, ये भी हमारा क्या है, अनुनासिक है। क्लियर। तो अंग हो, अनुस्वार और चंद्रबिंदु, ये दोनों ही हमारे कैसे हैं, अनुनासिक है। आप सभी ये समझ गए होंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हो गए हैं, उनके बारे में सभी को मैंने बता दिया। टोटल 52 वर्णों के बारे में मैंने चर्चा कर ली है, सभी कहाँ से कौन सा उच्चारण
किसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, चाहे स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो। आगे हम अगली क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगली क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें चलेंगे कि वर्णों का प्राणत्व के आधार पर और हम कह सकते हैं कि घोषत्व के आधार पर वर्ण बताएंगे। तो उन वर्णों का वर्गीकरण ही अभी चलेगा। तो पहला ही बताया मैंने कि उच्चारण स्थान के आधार पर है। आगे बात करेंगे प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर वर्ण क्या है। इसके बाद चर्चा करेंगे अर्धस्वर क्या है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सीटेट में सीटेट 2018 के एग्जाम में पूछा गया था कि अर्धस्वर निम्नलिखित में से कौन सा है। मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। या और वाक शब्द होते हैं जो अर्धस्वर, इन्हीं का प्रयोग हम यण संधि में भी करते हैं। इसीलिए बच्चा इनको अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, इनके बारे में हम चर्चा फिर से करेंगे आगे चल के अगली क्लास में। तो नमस्कार, इसी के साथ में सभी को जय हिंद एक बार फिर से, और फिर बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।